आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत बार हम लोग के पास इस तरीके के डाउट होते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर ट्रांसफार्मर रेशियो की बात करी जाए तो आप सबने इसको पढ़ा होगा, N2/N1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू I1/I2। क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, N2/N1 इक्वल टू V2/V1 होगा या E2/E1 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा इंसाइटफुल लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं, ये चीज़ मैं लेक्चर्स ट्रांसफार्मर के डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ले रहा हूं, ठीक है, और आपने उसमें वाइंडिंग करी हुई है, ठीक, ये हो गई सेकेंडरी वाइंडिंग की है और ये आपने की है प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज कौन कौन से, एक है V1, V2, I1 सॉरी E1 एंड E2, ये चार वोल्टेज हैं। सबसे पहले V1 बता दूं तो यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज देते हैं V1 वो होता है सप्लाई वोल्टेज। जब ये सप्लाई वोल्टेज देते हो तो ये एक इंडक्ट कॉइल जो है C1 कॉइल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ C1 कॉइल C1। ठीक है, तो ये जो V1 वोल्टेज तुम देते हो सप्लाई वोल्टेज, जब इसके अंदर करंट फ्लो करता है तो ये जो कॉइल है C1 ये एक इंडक्टर की तरह वर्क करती है, और हम जानते हैं कि इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है। और वो कैसे करता है, उसके लिए वो एक वोल्टेज बनाता है जिसका मैंने यहाँ पे दे दिया E1, वो वोल्टेज आ जाता है E1। ठीक, फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के अंदर लिंक करता है, और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये वेरिएबल है अपने आप में। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है यानी कि C2, इसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है E2, और ये E2 जो होता है, ये जब आप इस टर्मिनल पे पहुंचते हो और यहाँ पे एक लोड लगा देते हो तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे जो बनता है म्यूचुअल इंडक्शन से, जब ये आउटपुट में मिलता है हमें टर्मिनल पे, तो वो कहलाता है V2। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो V1 इज द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, E1 क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज, सेल्फ इंड्यूस्ड। E2 क्या है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज, म्यूचुअली इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, और ये जो V2 है ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। ये होते हैं चार तरीके के वोल्टेज, फोर वोल्टेजेस ऑफ डी ट्रांसफार्मर, फोर वोल्टेजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि चार ट्रांसफार्मर के चार वोल्टेज जो होते हैं वो ये होते हैं V1, V2, E1, E2। सही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें हमने मैकेनिज्म समझाया है किस तरीके से ट्रांसफार्मर वर्क करता है। लेक्चर का नाम है हाउ ट्रांसफार्मर वर्क्स, उसको आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, और उससे आपके इस तरीके के डाउट खत्म हो जाएंगे कि क्यों हमने यहाँ पे E1, V1 और ये सब लिया है। खैर टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है V1 और E1 के बीच में बड़ा कौन है और डिफरेंस क्या है। तो देखो V1 है वो सप्लाई वोल्टेज जो तुमने सप्लाई किया है, इस V1 की वजह से करंट जाएगा यहाँ पे I0 नो लोड करंट, अगर लोड नहीं लगा हुआ है, और लगा हुआ है तो ये I0 प्लस I1 डैश भी जाता है। अब जब ये इस वायर के अंदर करंट जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर जो वोल्टेज पहुंचेगा यानी कि इस कॉइलिंग के अंदर जो वोल्टेज आएगा वो होगा E1, और आपने फॉर्मूला देखा था। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला था आपने देखा होगा, E1 हमने निकाला था, E1 इक्वल टू 4.44 F नंबर ऑफ टर्न्स N1, यानी कि अगर यहाँ पे कॉइल्स के टर्न्स N1 है और इस कॉइल में टर्न्स N2 है तो N1, ठीक है, इंटू 5, ये 5 कौन सा है, ये वो वाला फ्लक्स है, यूजफुल फ्लक्स 5M, मैक्सिमम फ्लक्स यूजफुल वाला। ठीक है, ऐसे ही हमने देखा था E2 जो निकलेगा म्यूचुअल इंडक्शन से, ये क्या था, ये था सेल्फ इंडक्शन से, और ये निकलेगा म्यूचुअल इंडक्शन से, म्यूचुअल इंडक्शन से E2 निकलेगा 4.44 F N2 5M। ठीक है, ये आया था निकल के। यहां से मैंने आपको प्रूफ भी किया था कि भाई ये जो अगर है फॉर्मूला, इसके हिसाब से देखा जाए तो E1/E2 इक्वल टू N1/N2, यही निकल के आया था। क्लियर हो गया। तो यानी कि इस फॉर्मूले से अगर देखो तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि कौन सा इन दोनों में से सही है। तो आंसर है आपके पास, ये जो दो फॉर्मूले हमने सीखे हैं, ये वाला फॉर्मूला आपका सही है, ये वाला सही नहीं है। रीजन क्या है अभी हम देखते हैं, और कब ये सही होगा वो भी देखते हैं। इतना समझ में आ गया। यानी कि अगर तुम ईएमएफ के इंडक्शन ट्रांसफार्मर में सेल्फ और म्यूचुअली इंड्यूस होने वाले वोल्टेजेस को ही केवल देख लोगे फॉर्मूले को, तो तुम बता दोगे कि N1/N2 इक्वल टू E1/E2 होता है, ना कि V1/V2। यहां से ये फॉर्मूला जो है ये अपने आप में एक प्रूफ है इस बात का कि अगर इनको डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल, ये दिस वन कैंसिल, 5M कैंसिल, तो N1/N2 इक्वल टू E1/E2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ अगर बात करें भाई ये वाला फॉर्मूला क्यों गलत है, V1/V2 इक्वल टू N1/N2, क्या डिफरेंस है। तो देखो जो V1 तुम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो, ठीक, वो वोल्टेज चला, ठीक, रास्ते में अगर तुम्हारा करंट जा रहा है I0, अगर नो लोड ट्रांसफार्मर है, और अगर लोडेड है तो प्लस में I1 डैश करंट एक और फ्लो करेगा। जब ये करंट फ्लो करेगा इस
कॉइल के अंदर, ठीक है। तो भाई ये जो कॉइलिंग है यानी जो वाइंडिंग तुमने की थी C1 कॉइल, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक, R1, और कुछ लीकेज होगा, रिएक्टेंस होगा X1। इन सब के कारण क्या होगा, यहाँ पे पहुंचने वाला जो वोल्टेज है वो आपका कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा वोल्टेज रह जाएगा E1। समझ में आ रहा है? तो V1 इक्वल टू होगा E1 प्लस V ड्रॉप ड्यू टू R एंड X। बात समझ में आ रही? तो जो R एंड X की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, V ड्रॉप ड्यू टू R एंड V ड्रॉप ड्यू टू X, अगर इसको मैं लिखता हूं तो हम ये कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू E1 प्लस में IR प्लस में JIX। जे लगा दी इमेजिनरी टर्म, बेसिकली जब हम लोग रिएक्टेंस के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर दिया है ये बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू ये कितना वोल्टेज ड्रॉप है, ड्यू टू रेजिस्टेंस के कारण, R1 के कारण, और ये वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस या कह सकते हैं लीकेज फ्लक्स के कारण, लीकेज फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये जो दो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, इसके बाद जो बचा कुचा वोल्टेज होगा वो E1 मिलेगा, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर आप लोडेड ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो उस केस में कभी भी V1 नेवर बी इक्वल टू द E1। क्यों? क्योंकि जब लोडेड ट्रांसफार्मर है तो I1 आ रहा है, देखो I1 लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो I1 लेने से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। लेकिन अगर तुम नो लोड ट्रांसफार्मर ले रहे हो, नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये तो बात हो गई। देखो एक बात समझना, दोनों को अलग रखना। ये हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद लोड। अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद लोड ले रहे हो तो कभी भी V1 और E1 इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अब केस मैं दूसरा ले रहा हूं, एक आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहा हूं, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर विदाउट लोड ले रहा हूं, विदाउट लोड, ठीक। अगर आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो आइडियल ट्रांसफार्मर किसी भी तरीके का ना लीकेज होगा ना लॉस होगा, तो R1 इक्वल टू 0, ठीक है, और XL1 लीकेज भी 0 हो गया। अब क्योंकि दोनों लीकेज 0 है और रेजिस्टेंस भी 0 है, तो ऐसे केस में जो V1 होगा वो इक्वल टू हो जाएगा E1 से। अच्छा, विदाउट लोड लिया हुआ है, विदाउट लोड लेने से क्या होगा, I0 की जो वैल्यू वो लगभग हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है, और इसलिए हम लोग लॉसेस को यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। तो आइडियल ट्रांसफार्मर अगर ले रहे हो उस केस में V1 इक्वल टू E1 हो जाएगा, क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ रही होगी। और अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड ले रहे हो तब तो इक्वल होगा ही होगा, क्योंकि उस विदाउट लोड के अंदर हम लोग I0 की वैल्यू को बहुत मिनिमम, यानी कि जब हमने ये दोनों जीरो कर दिए हैं तो किसी भी तरीके का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर ले यानी कि लॉसलेस ट्रांसफार्मर ले रहे हो, याद रखना लॉसलेस ट्रांसफार्मर, अगर आप लॉसलेस ट्रांसफार्मर ले रहे हो, लॉसलेस कौन सा होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी तरीके के लॉसेस नहीं होते। इन दैट केस V1 इक्वल टू E1 होगा। तो ऐसे केस में यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर में N1 बाई N2 इक्वल टू V1 बाई V2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर बात कर ली जाए, वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो भाई ये वाला केस कब होगा, ये ऑल केसेस में हमेशा होगा ये, और ये लॉसलेस ट्रांसफार्मर में, लॉसलेस ट्रांसफार्मर में और आइडियल ट्रांसफार्मर में। यानी अगर तुमने आइडियल ट्रांसफार्मर लिया है तब N2 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई V1 कह सकते हो, और N2 बाई N1 इक्वल टू E2 बाई E1 भी कह सकते हो। ये तो हमेशा कहोगे, ये तो हमेशा होगा ही होगा। ये वाला केस केवल लॉसलेस या फिर आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में होगा विदाउट लोड। समझ में आ गया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कब क्या करना है, कौन सा करेक्ट है। तो देखा जाए N2 बाई N1 हमेशा E2 बाई E1 ही होगा। इसको मैंने फॉर्मूले से भी प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूले से भी बताया हुआ है E1 और E2 के, ठीक है। तो ये हमेशा इक्वल होगा। लेकिन अगर फिर भी कहा जाए V2 बाई V1 कभी कभी दे रखा होता है, तो रीजन क्या होता है, हम लोग कौन सा लेते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर अगर तुम ले रहे हो, आइडियल, ठीक है, या फिर आइडियल लिखा होगा या तो लॉसलेस लिखा होगा, बात एक ही है, लॉसलेस ट्रांसफार्मर ही आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा है या लॉसलेस ट्रांसफार्मर लिखा है, इन दैट केस आप V2 को E2 के बराबर और V1 को E1 के बराबर लेके काम चला सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, कब कहाँ क्या लेना है। अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लिखना है तो क्या लेना है, आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा है तो वहां क्या लेना है, ठीक। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो भी आप मुझे बता सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और लेक्चर बनाने के लिए।